Hello my dear students, very good morning to one and all present here. I Varsha welcome you all in this session. मैं वर्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस फूड साइंस के सेशन में। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे रहा आपका वीकेंड? तो क्या आप लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है जो भी मेरे साथ अभी तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन पर है वो भी आपको क्लियरली विजिबल है? जी हाँ, जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 2019 में जो FSSAI का एग्जाम हुआ था उसमें जो फूड साइंस के क्वेश्चन आए थे वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसे क्वेश्चंस हम अब तक कर चुके हैं, जो मैंने आप लोग को अभी तक बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सेशन में क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि मैम ने जो क्वेश्चंस कराए थे वो वही एग्जाम पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे एंड यू विल फील हैप्पी कि हम इसी डायरेक्शन में बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग को पता है कि हम सही चल रहे हैं लेकिन आपको क्रॉस चेक करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग को पहले मैंने क्वेश्चंस कराए, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? हाँ जी, यस मैम, वॉइस क्लियर है। ओके, वी आर रेडी। निशांत, मिस्टर कुशावा, जोहरा, प्रिया, कैसे हो भाई आप लोग? हाँ, भूपेंद्र, सचिन भाई, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अभी शुरुआत करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार कनेक्ट कर चुके हैं बेटा, एक बार आप क्या किया करो, जो पुरानी क्लासेस हो चुकी है ना उनको भी देख लिया करो। ठीक है, रिवीजन मस्ट है। PYQ जो आपको कराए हैं सभी PDFs आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप उनको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, अच्छे से रिविजन कर लिया करो, क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर देखा जाए तो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह एक बार क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, हर जगह एक बार क्लास को शेयर कर दो। चलो शुरुआत करते हैं। आज हमको 20 क्वेश्चंस करने हैं एट एनी हाउ। तो एक बार तो आप लोग इन बैचेस के बारे में देख ले कि ये जो आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए कंप्लीट लाइव बैचेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तैयारियां शायरियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। क्वेश्चन और जो आपका कंटेंट है उस पर वर्क चल रहा है। ई बुक्स भी आप लोग को देखा होगा कि ई बुक्स भी अब अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव जो ई बुक्स अवेलेबल है अड्डा 247 के स्टोर पर, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको परचेज करना चाहते हैं, तो आप कूपन कोड लगाएं Y344। जैसे आप कूपन कोड व्यू ऑफर्स में जाकर Y344 लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये सभी बुक्स जो हैं और ये सभी कंप्लीट लाइव बैच अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को जो बच्चे टारगेट करें, मैंने इन दोनों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ। और भी आप लोग के एग्जाम रिलेटेड बैचेस हैं, पर्सनल असिस्टेंट का, असिस्टेंट का, आप उनमें भी एनरोल कीजिए अगर आप उन बैचेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनमें फूड साइंस का पोर्शन 40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 160 मार्क्स कवर करता है ये। ठीक है, तो इन बैचेस में एडमिशन लेते टाइम Y344 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो इतना इमोशनल मत हो, क्या बात हो गई है? विजय सोनी, कुछ बातें आप लोग की ऐसी हो रही है। अभी रुक जाओ, एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल इशू को नोटिफाई करते हैं। चलो साक्षी पांडे, एक बार जो भी आपके क्वेरीज है वो भी मैं क्लियर करूंगी। पहले एक बार 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स क्वेरीज क्लियर करेंगे। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था तो वो चीजें अलग थी। आज एक्चुअली ट्रैवलिंग, थोड़ा सा ट्रैफिक इशू की वजह से लेट हो गया। दिस इज माई पार्ट। ठीक है, दिस इज माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जो 4 बजे वाले सेशन में वो मैं आपकी ये सारी जो दिक्कतें हैं वो भी पूरा कर दूंगी। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो आप लोग के लिए अवेलेबल है, अगर आप SSA CFSO टेक्निकल ऑफिसर की बुक लेना चाहते हैं तो Y344 कूपन कोड लगाकर ये आपको 321 में मिल जाएगी, ये आपको 229 में मिल जाएगी और ये भी आपको 321 में मिल जाएगी। कूपन कोड लगाना ना भूलें, ये कूपन कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आपको नॉर्मल प्राइस जो कि मार्केट प्राइसेस है उन्हीं पे ही बुक्स को परचेज करना पड़ेगा, है ना, तो कोई फायदा तो है नहीं। तो जो नए बच्चे यहाँ पर, हाँ, असिस्टेंट सिलेबस अमित दास सर ने एक्सप्लेन किया है, पुराने सेशंस आप लोग विजिट करो, आप लोग को पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। जो नए बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। वी हैव टू कंप्लीट 20 क्वेश्चंस विद ऑल एक्सप्लेनेशंस। तो जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूट ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट इन ग्राम स्टेनिंग। हम
आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, कैसे पता लगता है? आप उनके स्टेनिंग करते हो, है ना। तो एक प्रोसीजर है जिनसे उनके अंदर जो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज के अंदर जो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, उनके आइडिया से अगर वो आपका क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं। अगर वो स्टेन को नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम उनको नेगेटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इन केस आपके पास क्रिस्टल ब्लू अवेलेबल नहीं है तो इनमें से किसका आप इस्तेमाल करेंगे स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, आपका जो बैक्टीरिया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर नेगेटिव। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं। क्या हो गया है? चलो एक बार हम लोग ना आज लास्ट क्लास में ना बहुत कम क्वेश्चंस हुए थे, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मेरा पहला फोकस ना क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, आपके सारे डाउट क्वेरीज भी क्लियर की जाएंगी, उसमें आप लोग फिक्र मत करो, पर बेटा क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे मेरे साथ अभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे क्लास को शेयर कर दो। हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस, हाँ इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट एग्जाम में आपका नॉर्मल साइंस आ रहा है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जाम में आपका नॉर्मल साइंस आ रहा है। जो आपका टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम है और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है, इसमें आपके फूड साइंस के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया है आप लोगों के ही सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। हम इस्तेमाल करेंगे मिथाइलिन ब्लू का। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू आप पिगमेंटेशन के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि क्रिस्टल वॉयलेट। अगर अवेलेबल नहीं है तो डी इज द राइट आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट ने डी इस क्वेश्चन का आंसर लगा है, यू डिड राइट आंसर। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था FSSAI का, उसमें जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ये सभी क्वेश्चंस को लिया है। अब एक बात और तुम लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, उस एग्जाम में तुम चेक करोगे टोटल 75 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन थे बेटा उस एग्जाम में, और 51 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपके फूड साइंस के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, फूड साइंस के ही क्वेश्चंस थे, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन उस वक्त पे फूड साइंस के आते थे, और आज के वक्त पे फूड साइंस के 40 क्वेश्चंस आने वाले हो। समझ रहे हो, वेटेज बढ़ा दिया, 15 क्वेश्चंस का पूरा गेम आप लोग देख रहे हो। ठीक है, पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया है। जैसे कल इंडिया पाकिस्तान मैच में पूरा गेम चेंज हो गया था, उसी प्रकार से फसाई के एग्जाम में फूड साइंस ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पहले आते थे 25 क्वेश्चंस और अब आ रहे हैं 40 क्वेश्चन। समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे आप लोग? फॉर्म इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ। एक क्वेश्चन पता है आप लोग को, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफरेंशिएशन से भी रिलेटेड है। अभी देखोगे वो क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आएगा। एक क्वेश्चन सीधा रिलेटेड है विद द डेफिनेशन, ऊपर डेफिनेशन लिखे, तुमको बताना है कि वो डेफिनेशन किसकी है। तो यहाँ पर आप लोगों से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है बच्चे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्म इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ। जब भी कभी आप कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसके 2 सेक्शंस होते हैं। नॉर्मली हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसी भी घोल की, किसी भी मिश्रण की बात करते हैं, तो उसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, एक आपका सॉल्वेंट होता है। तो जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोलोगे, शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलोगे तो शुगर इज अ सॉल्यूट और वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाता है। सिमिलर केस अगर आप बात कर रहे हो फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म इज डिफरेंट। फॉर्म में क्या हो रहा है कि आपका कंप्लीटली वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हो इसके बारे में, अगर आप फॉर्म के बारे में बात करते हो तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है बच्चे? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि जैसे वहां पे यूनिफॉर्मिटी हो जाती है, यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी दोनों के बीच में नहीं होती है। तो फॉर्म इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन का ये है। सेकेंड पॉइंट इसकी डेफिनेशन का ये है कि फॉर्म जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके कैटेगरी के अंदर आता है वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा,
वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। और कोलाइडल सॉल्यूशन की जब आप बात करते हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं उसके दो कंपोनेंट, बताओ जल्दी से बताओ क्या उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन का आंसर दो। आई एम आस्किंग टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों से अनु सोमरा क्लासेस जो है आपकी बच्चे 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी ऐप पर। ठीक है, 1 नवंबर से ऐप पर आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है, साक्षी, पंकज, वैभवी, शिवाजी, रितेश, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है। ये वाला तो आंसर ठीक है, गैस इन लिक्विड, वेरी गुड। ये आंसर सभी का बिल्कुल ओके है, बट गिव मी द आंसर टू द क्वेश्चन आई एम आस्किंग ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। इसका आंसर दो जल्दी से। Nobody is replying to this particular question। यही क्वेश्चंस अभी आप लोगों से मैं अभी जब प्रीवियस से का आगे वाला सेट दिखाऊंगी ना तब तुमको क्लियर होगा कि सेम यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। नहीं मोनिका, अजीत, सब गलत कर रहे हो। मैं बताती हूँ, एक होता है अभी याद आ जाएगा, जैसे मैं लिखूंगी ना वैसे याद आ जाएगा। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। याद आ गया? बोलो हाँ कि ना। अब एकदम से याद आ गया होगा। ठीक है, बत्ती जल गई होगी एकदम से दिमाग की, क्योंकि कल संडे था ना और मैच में आप लोग गुल थे तो चीजें याद करने में वक्त लग रहा है। मोहम्मद शाही गुजर ने आंसर सही दिया है। फिल्ट्रेट नहीं बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज होता है जो छोटी अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में जो होता है उसको फेज बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट में जो होता है, और ज्यादा अमाउंट में जो होता है उसको मीडियम बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में जो होता है उसको मीडियम बोलते हैं, लार्ज अमाउंट में। तो अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हो बच्चा, अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हो तो स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर क्या है, गैस है। फॉर्म में स्मॉल अमाउंट में गैस होती है और लार्ज अमाउंट में लिक्विड होता है। तो फॉर्म इज अ, अब इसकी डेफिनेशन मैं आप लोग को बनाकर दिखा रही हूँ। यस आई नो, अब आप लोग को याद आ गया होगा। यस वेरी गुड, आई न्यू दैट। मेरे लिखते ही याद आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैच का जो सुरूर है, भूत है, वो उतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो अभी उतरा नहीं। और जो झटका मिला है, एकदम से जो फटका मिला है, वो भी कुछ ज्यादा ही था, तो वो भी नहीं उतरा है। 1-2 दिन का समय लगेगा, ठीक है, उभरने में आप लोग को। अब देखो, एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनना कि form is a heterogeneous mixture in which the dispersed phase is gas in dispersion medium, that is water or liquid। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है और ये सारे एक्सप्लेनेशन आप नोट करेंगे। तो इसी तरह से कंसेप्ट्स को आपका क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। ओके, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मैंने अगले शीट पे आंसर इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आप लोग को ये जो ऐसे का ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको आपके जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, वहां पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने अगले शीट पे आप लोग के लिए आंसर मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब अच्छा क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा देखा और जब मैंने मैच देखा उस वक्त कुछ बुरा हाल चल रहा था, फिर मैंने नहीं देखा। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर, चलो कोई बात नहीं, बहुत हाँ, चलो हाँ, साक्षी पांडे आपका क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप इतना इस क्वेश्चन को रीड करो। मैं आपका क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को रीड करो कि एक कुकुम्बर को कट हाँ, जो कुकुम्बर को जब आप कट करते हो तो वाटर, जब उसमें आप सोल्ट ऐड करते हो तो वाटर रिलीज होता है। ये आपका ऑस्मोसिस का जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला एग्जांपल करते हैं ना साक्षी हम। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां पर पानी की देखो, दो डेफिनेशन बोलूंगी मैं ऑस्मोसिस की, दोनों डेफिनेशन आप मुझे ऑस्मोसिस की बताना। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हार्मफुल बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, प्रेशराइजेशन में क्या किया जाता है, आप क्या करते हो, कितना टेम्परेचर देते हो, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 15 मिनट के लिए दिया जाता है ना। मैंने एक क्वेश्चन में आपको कराया था 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 15 मिनट तक आप, मतलब इतना उफान, दूध में उफान आता है, जैसे दूध ऊपर आ जाता है ना, उबल जाता है, तुरंत से आप गैस सिम पे कर देते हो। ठीक है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर आप दोबारा से गैस को हाई कर देते हो, फिर दूध ऊपर आता है। तो 72 डिग्री सेल्सियस का 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप 15 मिनट के लिए देते हो। इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। रिपीटेडली इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो दूध के साथ, तो दूध के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाता है और आपका दूध जो है वो फिर डैमेज नहीं होगा, वो स्पॉइल नहीं होगा। तो आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ, फादर ऑफ
फादर ऑफ पेस्चराइजेशन के लिए हम लुइस पेस्चर को जानते हैं। लुइस पेस्चर साहब को फादर ऑफ पेस्चराइजेशन कहा जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन्हीं को ही हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। तो आई जस्ट कवर्ड योर 2-3 क्वेश्चंस विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग करेंगे नोट कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है पेस्चराइजेशन की वो ये है। पेस्चराइजेशन का कंसेप्ट दिया था लुइस पेस्चर साहब ने, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हीं को ही कहा जाता है। बिल्कुल सही, 72 डिग्री सेल्सियस। अरे सॉरी, सेकंड बोल रही हूँ मैं, हाँ बोल तो मैं सेकंड रही हूँ पर लिख दिया मैंने मिनट। बोला बेटा मैंने सेकंड ही था। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके सुनोगे, 10 सेकंड पीछे जाके, तो आपको याद आएगा कि मैंने सेकंड ही बोला था, लेकिन गलती से मिनट लिख दिया। ठीक है, बोला सेकंड ही था मैंने, है ना, बोला सेकंड ही था, गलती से मेरे मुंह से मिनट निकल गया था। अब एक बार मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि वो काफी अच्छा डाउट है। आपने कुकुम्बर को कट किया, ठीक है, आपने कुकुम्बर को कट किया और जैसे ही आप उसमें क्या डालते हो, सोल्ट डालते हो, पानी ऊज आउट होता है, पानी ऊज आउट होता है। ये क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ऑस्मोसिस का फिनोमिना हम लोग जानते हैं। ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन होती है, दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से सुनोगे। व्हाट आई एम सेइंग टू यू हियर, दोनों डेफिनेशंस आप लोग को बहुत अच्छे से सुननी है। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना जिसमें क्या होता है, वाटर, पानी, ठीक है, वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन, जहां पर पानी की ज्यादा मात्रा है, फ्रॉम कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन, जहां पर उसकी मात्रा कम है वहां तक फ्लो करता है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑस्मोसिस की ये है। सेकेंड डेफिनेशन ऑस्मोसिस की ये है कि पानी का फ्लो वहां से, देखो वाटर फ्लो फ्रॉम द मीडियम ऑफ, ध्यान से देखना अगली लाइन क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम द मीडियम ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्या आप लोग को ये जो डेफिनेशन लिखी है ये समझ में आई? से यस और नो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने जो सेकंड डेफिनेशन दी है ऑस्मोसिस के लिए, इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ, पीसीएस के क्वेश्चंस जो हैं अमन कुमार, आपको यूपीएससी अड्डा 24/7 आप चैनल चेक करेंगे, वहां पर कल पूरा एनालिसिस हुआ है। वो मेरा सेक्शन नहीं है। आई एम डीलिंग विद फूड साइंस, आई एम डीलिंग विद एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स फूड साइंस। वहां पर जो हमारी टीम है, एक्सपीरियंस्ड टीम है जो इस पर्टिकुलर एग्जाम को डील करे, वो आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे। और मैं आप लोग को हमारे जो रेलवे सीबीटी वाले सेक्शन में ना एक दिन क्वेश्चंस करा दूंगी, दिक्कत मत मानो इस चीज को, ठीक है। जल्दी से बता दो। हाँ, 15 सेकंड ही है मिस्टर खुशावा, 15 सेकंड ही है बच्चे। वो मेरे मुंह से 15, मतलब मैंने बोला 15 सेकंड ही था, लिख दिया मैंने 15 मिनट था। वो 15 सेकंड ही है बेटा, 15 सेकंड ही है, ठीक है। गलती से वो 15 मिनट लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये देखो, हाँ, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी इसका मतलब वहां पर सोल्यूट की मात्रा कम है, ठीक है। देखो आप लेमन स्क्वैश बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, सोल्यूट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। और जब उसमें पानी की मात्रा ऐड ऑन करते रहते हो तो वो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाता है। तो जैसे आप खीरे के ऊपर नमक डालते हो वहां से पानी ऊज आउट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक वहां जैसे ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी नमक की, वहां से पानी बाहर निकल जाएगा, जैसे कि किशमिश में होता है। जैसे कि आप किशमिश के केस में पढ़ते हो, रेजिन्स के केस में पढ़ते हो, वैसे वाला ये एग्जांपल है। ओके, इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर, द एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट इन टर्मरिक इज नोन एज। ओके, हल्दी में जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार मैंने एक शॉर्ट भी आप लोग के लिए रिकॉर्ड करा था, उस शॉर्ट में आप लोग को ये पूरा बताया था कि हल्दी को हम सिर्फ खाने में उसके जायके के लिए नहीं डालते हैं, उसके फ्लेवर के लिए नहीं डालते हैं। हल्दी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है। ये आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, ये आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ये आपके हार्मोनल बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। और साथ में आप इस चीज को भी नोट करेंगे कि ये आपका बहुत सारी जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर हो जाता है, अभी कोविड के केस में भी हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी वाला दूध पियो। तो वो क्या एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट होता है हल्दी के अंदर, जो
जो इन सभी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग लगाने वाले हो? सी इज द राइट आंसर। हाँ, कुरकुमा लोंगा, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। हाँ, हल्दी का जो नाम होता है, ठीक है, कुरकुमा लोंगा, यस, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड रश्मि, मनीष, प्रिया, नवनाथ और विजय, सुनील, एबीपी, पीयूष, अमन, पवन, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। कुरकुमीन इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। और इन प्रॉपर्टीज, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि जब भी कभी आपको बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी आप हल्दी का कंजप्शन, हल्दी वाले दूध का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। और हाँ, हल्दी के बारे में सारे पॉइंट्स याद हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, इसके साथ एक्सप्लेनेशन ऐड किया है मैंने, मुझे याद है इसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन वैसे वाला एक्सप्लेनेशन भी जरूरी था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अजीत कुमार, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक काम कर दो बेटा, जितने बच्चे यहाँ मेरे साथ अभी क्लास देख रहे हैं, अगर आपने अभी सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक द सेशन प्लीज। और देखो, कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन products by which of the following organs? Ketone bodies are synthesized from fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड किधर प्रेजेंट होगा? फैट्स और ऑयल्स किधर प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी के अंदर? उसी के अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इंटेस्टाइन लगाएंगे, ब्रेन लगाएंगे, किडनी लगाएंगे या फिर लीवर लगाएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुलदीप सिंह, क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, जब भी कभी ऐसा होता है कि आप कल घर में फैमिली में आप लोग का फास्ट होगा, ठीक है, आपकी बड़ी बहन का, भाभी का, मम्मी का फास्ट होगा, तो पूरा दिन उन्होंने फास्टिंग करी है, पूरा दिन उनको एनर्जी सप्लाई मिला इंटरनली, ठीक है, पूरा दिन उनको इंटरनली एनर्जी सप्लाई मिला और कुछ भगवान ने दिया उनको एनर्जी सप्लाई, ठीक है, कि आप लोगों ने फास्ट रखा है, तो जो उनको इंटरनली शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड मिलता है, ऐसा यूजुअली फास्टिंग के टाइम पर। और जब आप रात को सो जाते हो तभी आपके शरीर के अंदर तो एक्टिविटीज हो रही होती है ना, तो आपके शरीर के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए और पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए आपके यहाँ आपके लीवर के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है और कीटोन बॉडीज और कीटो बॉडीज, कीटो फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, जो आपको एनर्जी देने का कार्य करता है। तो लीवर इज द राइट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड, लीवर इज द राइट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फास्टिंग के टाइम पर, ठीक है, रात को सोने के बाद जो आपको भूख लगती है और आप आलस पने में नहीं उठ के कुछ खाते हो, तो उस वक्त पे ये कीटो फूड जो है वो आपके ऑक्सीडाइज होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो, ये लाइन रीड करना जो यहाँ मैं रीड करूंगी, प्लीज उसको समझना कि लीवर इस क्वेश्चन का आंसर है। कीटोन्स और कीटो एसिड्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, ये आपके बॉडी का फ्यूल है, इंजन है, that are made when glucose is in short supply। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब आप फूड इनटेक नहीं कर रहे हो, उस वक्त पे ये आपको एनर्जी देने का कार्य करते हैं। ये आपके लीवर में फॉर्म होते हैं फैट्स के ब्रेकडाउन से, यानी कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई में ही तो ब्रेकडाउन होता है ना आपके बॉडी के अंदर सारा फूड। कीटोन्स आर फॉर्म्ड, कब फॉर्म्ड होते हैं? देयर इज नॉट इनफ शुगर और ग्लूकोज टू सप्लाई द बॉडीज फ्यूल नीड। जब आपके शरीर को सप्लाई करने के लिए प्रॉपर कोई फ्यूल नहीं है, ग्लूकोज इंटेक आपने नहीं किया, यानी कि रात के वक्त पे, डाइटिंग के समय पे और फास्टिंग के वक्त पे ये कीटो बॉडीज ये आपको क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करने का कार्य करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, यही कीटो है। लीवर इज द राइट आंसर। अजीत कुमार, नो, किडनी, किडनी राइट आंसर नहीं, लीवर करता है ये सारा काम, लीवर के अंदर ही फैट आपका स्टोर होकर रखता है। आप कैरोटीनॉइड्स आर बायो एक्टिव कंपाउंड्स फाउंड इन। कैरोटीनॉइड्स कहां कहां पाया जाता है? देखो, कैरोटीनॉइड्स आपके आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, कैरोटीनॉइड्स आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप वेजिटेबल्स इनटेक करते हो, जो भी आप फ्रूट इनटेक करते हो जिनसे आपको कैरोटीनॉइड मिलता है, ये कैरोटीनॉइड जाता है आपके लीवर के पास, ये कैरोटीनॉइड जाता है आपके लीवर के पास, और लीवर से ये जो कैरोटीनॉइड है ये आपका एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज आपका रेटिनोल। और ये रेटिनोल फॉर्म में इसका जो भी डाइजेशन, ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन होता है, उसके बाद इसका काम होता है आपकी आंखों को,
ठीक है, आंखों को हमेशा हेल्दी रखने का। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे आपको कीटोन मिलता है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक होता है ना, आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, मैं पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ आज आप लोगों से। हमें ना कभी जब भी हम खाली बैठते हैं, वी हैव नो एनी वर्क, तो हम कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा माइंड जब थॉट प्रोसेस कर रहा होता है, तो आप चाहे कोई अच्छे कलाकार नहीं हो, आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन आपके ना पेन ऐसे हाथ चलते हैं। तो आई यूज टू ड्रॉ आईज। ठीक है, मुझे अलग अलग प्रकार की आईज बनाने का शौक है। तो ऐसे ही अपने अंदर ना एक टैलेंट डेवलप करो। ठीक है, कि आपको ना हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखना है और कुछ ना कुछ बनाते रहो, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल पिगमेंटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। राजेश कुमार महाराणा ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। क्रोमोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद अमन कुमार। बेटा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूलों का और फलों का अलग अलग रंग होता है। कैरोटीनोइड, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑल लगाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ऑल लगाएंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से तो मिलता है, पंपकिन से भी मिलता है और मैंगो से भी मिलता है। पंपकिन भी तो आपका ग्रीन लीफी में आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव। अंकिता, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। 2019 का जो फसाई का एग्जाम था सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, ये सारे क्वेश्चन उसी से ही टाइप किए गए हैं। एक बच्चे के पेपर से उसी से ही इन सभी क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ फूड इरेडिएशन इंक्लूड, यस, फूड इरेडिएशन इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फूड इरेडिएशन इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, क्या करते हो, इरेडिएशन में करना क्या होता है। ठीक है, इरेडिएशन में करना क्या होता है, पहले तो आप ये बताओ। और इसमें आप क्या करते हो, क्या हो जाता है, स्टेरलाइजेशन और इनहिबिशन हो जाता है स्प्राउटिंग का। स्टेरलाइजेशन होता है सिर्फ, इनहिबिशन होता है सिर्फ स्प्राउटिंग का, या फिर नन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, चलो, वेरी गुड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आई वॉन्ट राइट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइज। और जो बच्चे इस एग्जाम को लेकर दिल से सीरियस हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम चुटकी में आएगा। 2019 का पेपर देखने से ऐसा लगा सीरियसली इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है, वी आर ऑन द मार्क ऑफ द क्वेश्चन लेवल, हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, प्रीवियस ईयर सेट जैसा आप लोगों ने बोला था, अभी कुछ दिन कल भी मैं प्रीवियस ईयर सेट कराती हूँ। मेरे पास 2-3 पेपर्स और हैं, टीओ का पेपर है और सीएफएसओ का पेपर है, वहां से कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ 2 दिन, और फिर दोबारा से हम टॉपिक वाइज करने लग जाएंगे। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इरेडिएशन में क्या होता है। यस, बोथ, हाँ, इरेडिएशन क्या होता है, वही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। इरेडिएशन क्या होता है बताओ। आयनाइज करते हैं हम, फूड को लेते हैं, उसके ऊपर आयनिक रेडिएशंस को थ्रो करते हैं। जब आप उसके ऊपर आयनिक रेडिएशंस को थ्रो करते हो, इससे उस फूड की, उस खाद्य पदार्थ की एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट आपने कम कर दिया। मॉइस्चर कंटेंट आपने कम कर दिया तो इससे सेल्फ लाइफ का क्या ताल्लुक है, उसके अंदर जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होने वाली थी वो भी कम हो गई। अब जब माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, उस पे कोई माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा और वो जो फूड है आपका स्पॉइल होने से बच जाएगा। तो दिस इज स्टेरलाइजेशन। अब जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, आप उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन से थोड़ा दूर रख रहे हो, तो उसमें स्प्राउटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि स्प्राउटिंग आपकी कब अकर करती है, जब आप उसको जर्मिनेटिंग कैटेगरी और जर्मिनेटिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो। आपने उसको बिल्कुल ही सारी कंडीशंस डिफरेंट कर दी है। हम स्टेरलाइजेशन करते हैं यूजुअली, हम लोग अपना जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब्स होते हैं वहां पे आप ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हो स्टेरलाइजेशन पर्पस के लिए, ताकि जो भी आप पेट्री डिशेस के अंदर जो भी आप कल्चर कर रहे हो उसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, एक्स्ट्रा स्प्राउटिंग ना हो। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट फूड रेडिएशन किया जाता है ताकि स्प्राउटिंग को और आपका इनहिबिशन जो है, स्प्राउटिंग की इनहिबिशन को कंट्रोल किया जा सके। यस, वेरी गुड। हाँ, ये पेपर कुछ समझ में क्यों नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, वहां समझ में आ जाएगा शायद। अंकिता यादव, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वहां पर आपको बैच आप ज्वाइन कर लोगे, वहां बेटा आपको समझ में आ जाएगा। और आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे ना बेटा, आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। सुबह 9 बजे क्लासेस में आओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेनेशन रिपीट किया जाए। ओके, एक्सप्लेनेशन को रिपीट कर देते हैं।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन को रिपीट कर देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, इरेडिएशन का मतलब होता है आयनाइज करना। आयनाइज करना मतलब आप लोगों ने ना वहां पर देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने जो वेजिटेबल हाट होते हैं, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, उन पर भी रेडिएशंस को थ्रो किया जाता है, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, और आपके जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनको सील पैक करते हैं ना एक वैक्यूम व्हाइट कलर की पैकिंग के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें पहले उस पर रेडिएशंस करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। उससे क्या होता है, वो फूड ना स्टेरलाइज हो जाता है। स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर से सारी माइक्रोबियल ग्रोथ को आपने किल कर दिया। माइक्रोबियल ग्रोथ को आपने किल कर दिया तो क्या हो जाएगा, उस फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब उस फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ गई है, मॉइस्चर कंटेंट आपने कम कर दिया है, माइक्रोबियल ग्रोथ को किल कर दिया है, तो उसके ऊपर कोई भी स्प्राउटिंग थोड़ी ना होगी। फ्रिज में या फिर फ्रिज से बाहर अगर आप खोल के कोई चीज को रख देंगे, आप ब्रेड के पैकेट को खोल के फ्रिज में रख दोगे तो ब्रेड के पैकेट में फिर भी फंगस लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि उसको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। वहीं पर ब्रेड के पैकेट को आप बंद करके फ्रिज में 4 दिन तक रखो, उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो वही चीज है फूड इरेडिएशन को उसी तरह से समझो, आयनाइज करना। आई थिंक मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऐड किया है शायद, हाँ ये रहा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया था। देखो इधर देखो, फूड इरेडिएशन, द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस टू फूड। आपने फूड पर आयनाइजिंग रेडिएशंस को अप्लाई किया है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो इंप्रूव करती है सेफ्टी को और एक्सटेंड करती है सेल्फ लाइफ को फूड की। कैसे करके? रिड्यूस करके, कम करके या फिर खत्म करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इंसेक्ट्स को जो उस फूड पर अटैक कर सकते हैं। जैसे हम दूध का पेस्चराइजेशन करते हैं, अपने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का कैनिंग करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, एक जार में डाल के फिर उसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट करके एक लिड लगा देते हैं ताकि जो आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। उसी प्रकार से फूड को, खाने को सेव करने के लिए हम इरेडिएशन करते हैं। आप लोगों ने पैक्ड फूड खाया है? ठीक है, राजधानी ट्रेन में या फिर नॉर्मल जो ट्रेन में आप जब ट्रैवल करते हो, मार्केट से जब आप फूड लेके आते हो, यहीं से कहीं से आप लोग अपना घर जो भी है ओम स्वीट से फूड लेकर आते हो, तो उसके ऊपर एक सील पैक होती है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, याद आ रहा है आप लोग को कि क्या? आप देखो, आयनाइजिंग रेडिएशंस, हम वो माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं अंकिता। माइक्रोवेव रेडिएशंस आपके फूड को स्पॉइल नहीं करती हैं। जो आपके माइक्रोवेव ओवन में जिन रेडिएशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं रेडिएशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो आपके फूड की क्वालिटी को स्पॉइल नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग का, SNF ऑफ डबल टोन्ड मिल्क शुड बी एज फॉलोज। ठीक है, पहले मुझे, जब हम छोटे हुआ करते थे, मुझे लगता था डबल टोन मतलब दूध सबसे अच्छा होता होगा। ठीक है, बाद में रियलाइज होने लगा कि डबल टोन दूध का मतलब है कि उसके वो सबसे नीचे वाली क्वालिटी का दूध है। ठीक है, एक होता है आपका फुल क्रीम दूध। याद करना, आप लोग बाहर रहते हो तो ये चीज तो देखते ही होंगे। फुल क्रीम दूध आता है 29 रुपीज का फिलहाल अमूल का। ठीक है, एक होता है आपका सिंगल टोन दूध। ठीक है, सिंगल टोन जो आता है वो आपका 24 रुपए का आता है। ठीक है, और एक होता है आपका ये डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड अमूल की मैं बात कर रही हूँ, वो फिलहाल आपका कितने का, 20 रुपए का या फिर 21 रुपए का आता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो एक चीज देखो, पहले मैं सोचती थी कि डबल टोन, इतना अच्छा डबल वर्ड यहाँ पर लगा, सबसे सस्ता क्यों है? After that I realized, after asking to my friends and family, that double tone milk वो है जिसके अंदर कोई फैट क्वांटिटी नहीं है। ये सबसे निचले स्तर वाला दूध है। ठीक है, जिसके अंदर कोई फैट क्वांटिटी नहीं है, या फिर ये सबसे लास्ट में जो बचा हुआ दूध है वो वाला है। तो बता दो जल्दी से, SNF ऑफ डबल टोन मिल्क शुड बी एज फॉलोज। क्या होना चाहिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर? यस, इस क्वेश्चन का आंसर 9% होना चाहिए। तो 9% आप लोग करेंगे याद। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, दिस वन यू हैव टू लर्न। ओके, इसके अंदर अब SNF की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? SNF का है सॉलिड नोट फूड। ठीक है, सॉलिड नोट फूड आर द सब्सटेंसेस इन मिल्क अदर देन वाटर एंड बटर फैट। बटर फैट और वाटर के अलावा और जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोज हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विच कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। जो फूड की, जो मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। 9% इसके अंदर SNF होना चाहिए। ठीक है, 9% SNF होता है। ये तो आप मिल्क की पैकिंग्स पर भी देख सकते हो। जहां पर आप बात करते हो फैट कंटेंट की, तो डबल मिल्क जो आपका फुल क्रीम दूध होता है उसमें 3% फैट होता है। लिखा होता है ना साइड में कि इसके अंदर 3% फैट कंटेंट होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, यस वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ अनिल चौहान, यही चीज मैं बताने वाली थी बेटा। 1.5% इसके अंदर फैट होता है, और जो आपका फुल क्रीम दूध होता है उसके अंदर 3% फैट होता है। ठीक है,
3% फैट होता है फुल क्रीम के अंदर और 1.5% फैट होता है इसके अंदर। ये चीज अभी मैं आपको डिस्क्लोज करने वाली थी। तो आप लोग अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वन डे यू विल बी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली यहाँ पर जो आप लोग के सामने एक्सप्लेन की जा रही है, इनको आप समझ लेंगे अच्छे से। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग मुझे ध्यान से। द कंडीशन विच आर कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स आर, वेरी गुड। बताओ, जब भी कभी आप खाने को, फ्रूट्स को, फलों को स्टोर करके रखते हो, फ्रूट्स को, फलों को स्टोर करके रखते हो, जब भी कभी आप फ्रूट्स को स्टोर करके रखते हो तो कौन सी कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं? बताओ भाई, एटमॉस्फेरिक गैस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए जल्दी से। हाँ, ज्यादा फैट कंजप्शन अच्छा नहीं है, वो तो पता है, लेकिन आपको इस एग्जाम में यही तो चीज करोगे ना, आप आगे जाके लोगों को अवेयर करना है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। फुल क्रीम में अनिल चौहान देखना 3% लिखा, किसी किसी पैकिंग में 3% भी लिखा होता है भाई, ठीक है, या फिर मैंने वो सिंगल टोन वाला देखा होगा, पर मैंने 3% फैट लिखा देखा है। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे? जब आप फ्रूट्स को स्टोर करते हो तो तीनों कंडीशंस को आपको कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तीनों कंडीशंस को आपको कंट्रोल करना होता है फूड को स्टोर करते टाइम। ओके, ये चीज तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत बार, तो ये तो आपको क्लियर है ही। ये है वो क्वेश्चन जिसको मैं बोल रही थी कि ऐसा क्वेश्चन जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके, रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग लगाएंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ये आज के सेशन का फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, चलो, होमोजेनियस मिक्सचर, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप लोग होमवर्क में मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों जो भी है आंसर भी और साथ में एक्सप्लेनेशन भी, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप मेंशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? अब देखो, एक बात सुनो ध्यान से, अभी हम 2-3 दिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ही करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है।